बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर, बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड ऑब्जेक्शंस ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो आज का हमारा टॉपिक होगा द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल आर नंबर 1। और जिसका पहला पॉइंट ये था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, दे रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। This circular path is called orbit. So we say electron revolve around the nucleus in fixed circular path called orbit, and it has definite energy as well. So we say the electron revolves around the nucleus in fixed energy level called ऑर्बिट और शेल। इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं और शेल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। सेकंड पॉइंट इज, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो द पॉइंट इज इन फिक्स्ड ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। ना एनर्जी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज, वो कांस्टेंट एनर्जी से एक शेल में रिवॉल्व करता जाएगा जब तक उसकी ऑर्बिट चेंज नहीं होता। इट कैन नेवर चेंज इट्स एनर्जी। द थर्ड पॉइंट इज इन पॉइंट 3, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके पास न्यूक्लियस है, यू गॉट शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, और यू से एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, देन हाई एनर्जी लेवल 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन अपने लो ऑर्बिट में, अगर हम एच एटम की बात करें, इट शुड बी इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और जंप करेगा फ्रॉम लो ऑर्बिट इनटू हाई ऑर्बिट, तो सेकंड शेल में आ जाएगा, सेकंड एनर्जी लेवल में आ जाएगा। और अगर आप इसको और हीट करते हैं, एनर्जी और अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, दैट जंप फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट इनटू थर्ड ऑर्बिट। तो इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड। तो आप जितनी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो जंप करेगा लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में, और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो और जंप करेगा फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। सिमिलरली इट विल कम बैक फ्रॉम हाई ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट। सो वी से द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिट say E1 into high energy orbit E2 by absorbing energy मतलब इलेक्ट्रॉन अपने लो शेल में, आप उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तो वो एक शेल में घूमता रहेगा, और अगर आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो जंप करेगा आफ्टर अब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम लो ऑर्बिट इनटू हाई ऑर्बिट। और जब वो वापस आएगा, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की, दैट इज लॉस्ट। वी से व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट से E2 into low energy orbit, it lose energy. So we say the energy difference between any two orbit, that's equal to high energy orbit E2 minus low energy orbit E1, और जो ये प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग दैट्स इक्वल टू h nu। जितने वो एनर्जी इमिट करेगा आफ्टर व्हेन इट कम बैक, लेट अस सपोज जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट E2 से जंप करेगा E1 में, when it come back it will emit energy in the form of photon, and that's equal to delta E, that's equal to h nu, or also named as delta E equals to E2 minus E1. The last point is point number 4, the angular momentum that is product of momentum and radius. Angular momentum of electron is equal to nh/2 pi.
Here h is Planck constant, 2 and pi both are constant. It means the angular momentum of electron depends upon n, and n is the number of shell or principal quantum number. So it depends upon the value of shell number or quantum number. So we say MVR means angular momentum equal to NH over 2 pi. If you ask to find, you have to find angular momentum of first shell. ये बच्चे आपका h2 pi constant है. Its value depends upon n, and n is the shell number. First shell, second shell, third shell or fourth shell, and so on. If you ask to find angular momentum of first shell, तो आप बच्चे n को यहाँ वन पुट करते हैं. Your answer is 1h over 2 pi. For second shell, your values comes out to be nh over 2 pi. For third shell, your values are 3h over 2 pi. And for fourth shell, this is very important for the MCQs. You are asked to find angular momentum of respective shells. For shell 1, for shell 2, for shell 3, for shell 4, and so on. बोहर ने एच एटम्स के लिए और यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बहुत इंफॉर्मेशन दी. डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ रेडियस, डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर, ऑल बेस्ड ऑन द बोहर एटॉमिक मॉडल. बट ड्यू टू सम ऑब्जेक्शन ऑन बोहर मॉडल, कुछ पॉइंट बोहर ना एक्सप्लेन कर सका, तो कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन लग गया बोहर मॉडल पे. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट सम ऑब्जेक्शंस इन बोहर एटॉमिक मॉडल. ऑब्जेक्शंस इन बोहर एटॉमिक मॉडल. So we have very important objections for Bohr model. Number one, this Bohr model only applicable for those atoms or ions that contain one electron. Mean जिन atom के पास one electron है, they are unielectronic system. We say those atoms or ions that contain one electron are called unielectronic systems. They can be explained by Bohr model. Like आपके पास H atom है that contain one electron, helium plus that contain one electron, and lithium 2 plus ion that contain one electron, and many other जिनके पास one electron आएगा उनके लिए Bohr model applicable. If we got more electron, then Bohr model is not applicable for those atoms or ions that contain more than one electron. It is applicable to one electron system, and unable to explain the spectrum of multi-electron system. So which is applicable at one atom or ions पे that contain only one electrons. Now second point for second objection for Bohr model is it explained the motion of electron in one-dimensional circular path around the nucleus, but experiment shows that path of electron is not in single plane, but in three dimensions. Three-dimensional plane. Oche Bohr के according electron revolve around the nucleus in fixed circular path, but modern research shows that path of electron is in three dimension like elliptical path in this way. ये जो कुछ आपका ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और थ्री डायमेंशनल प्लेन में इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन है अराउंड द न्यूक्लियस. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी स्टडी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर और पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर, which at spectrum के अंदर we have many lines in the hydrogen spectrum that was not explained by Bohr's model. When spectrum of hydrogen gas is observed by high resolving spectrometer, the origin of spectral lines are replaced by
many fine lines, many fine lines. जब आप स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हो बाय पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर, H atom के बाद we got different cells, we have different lines in the hydrogen spectrum. But when this was studied by a high resolving spectrometer or powerful spectrometer, तो बच्चे हर लाइन से आगे we got fine lines in this spectrum, and that was not explained by Bohr's model. Lines के आगे further lines का आना by high resolving spectrometer, that was not explained by Bohr's model. And the last point, it unable to explain Zeeman and Stark effect. Zeeman and Stark effect. ये Zeeman effect और Stark effect को explain नहीं करता. Now we discuss about Zeeman and Stark effect. First we discuss about Zeeman effect, and then we discuss about Stark effect. The splitting of spectral lines of hydrogen spectrum in magnetic field, in the presence of magnetic field. जब आप H के स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हो in magnetic field, it is further splitting into many lines. That is called Zeeman effect. And Stark effect is, it is the splitting of spectral lines of hydrogen spectrum in electric field. अगर आपके H spectrum की splitting electric field में हो जाए, that effect is called Stark effect. So we say the splitting of spectral lines of hydrogen spectrum in electric field, that is called Stark effect. These effects cannot be explained by Bohr's atomic model. तो चार हम यहाँ पे एंड करेंगे Bohr model and objection in Bohr's model.